तो वैसे ही गलत हो जाता, क्योंकि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ना, तो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो इसके पास 2 आइगन वैल्यू होंगे, और आइगन वेक्टर जो भी होगा डायमेंशन 2 का ही होगा। क्यों? क्योंकि ए बी इज इक्वल टू लैम्डा वी। सो जो वी वेक्टर है वो मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड कब होगा? जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो। तो आर क्यूब होता तो ऐसे ही ऑप्शन गलत हो जाता, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का है, तो जो आइगन वेक्टर आएगा उसका डायमेंशन 2 ही होगा। मतलब 2 क्रॉस 2 मतलब वो कॉलम वेक्टर होगा, जो 2 एंट्री होंगे एक्चुअली। नेक्स्ट सर 44 ए बी इन्वर्टिबल 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज। ओके, इन्वर्टिबल है तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, मतलब 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स है, रियल एंट्रीज है, इस तरीके से सम ऑफ ईच रो इज 1, हर रो का सम 1 है। देन sum of the entries in each row of the inverse of A is 1, sum of the entries of each column of inverse of A is 1, trace of inverse of A is non-zero, none of the above। तो कोई एक मैट्रिक्स जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो बताइए। सर जैसे कि अगर हम लेते हैं 0 1 0 0 और हाँ, अब 10 क्रॉस 10 की आइडेंटिटी पहले अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ए को मैं कंसिडर करता हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मान लीजिए 10 क्रॉस 10 की, तो रियल एंट्री है, सम भी 1 है, यस। तो सम ऑफ ईच एंट्री ऑफ ईच रो इज ऑफ द इनवर्स, तो आइडेंटिटी का इनवर्स खुद आइडेंटिटी होता है, तो अभी तो दोनों ट्रू आ जाएगा आइडेंटिटी के लिए। अब नॉन आइडेंटिटी में आते हैं अभी। सर दोनों ही होने चाहिए ना फिर तो ट्रू, और रो और कॉलम। और ट्रेस ऑफ द इनवर्स ऑफ ए इज नॉन, ये तो गलत हो गया, गलत हो जाएगा, और डी गलत। ए बी में से कौन सा ट्रू होगा? नहीं, यहाँ पे क्या बोला, ईच रो 1 है ना, यहाँ रो फिक्स किया है हमने, जो एग्जांपल लिए एक्चुअली वहां कॉलम भी हमने फिक्स किया, उसने कॉलम फिक्स नहीं किया है ना एक्चुअली 1, वो तो हमने एग्जांपल ऐसा एग्जांपल लेंगे ऐसी आइडेंटिटी वाला, तो उसमें तो फिर दोनों सही होंगे ना। हाँ, आइडेंटिटी तो हम एग्जांपल लेते हैं गलत प्रूफ करने के लिए, एग्जांपल ट्रू नहीं बता सकता। तो आपको बोला एक ऐसा मैट्रिक्स लो जहां रो सम 1 हो, कॉलम सम कुछ भी हो सकता है, तो रो सम 1 लो। अब इनवर्स में करते क्या है हम लोग, जब लोग इनवर्स फाइंड करते हैं क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट में आपको याद होगा आप क्या करते हैं, एडजॉइंट में हम लोग पहले हर एलिमेंट का माइनर निकालते हैं और उसके बाद में ट्रांसपोज लेते हैं, है ना, कोफैक्टर निकालते हैं और कोफैक्टर लेके फिर उसका ट्रांसपोज लेके हम वो बनाते हैं। तो मेरे हिसाब से इसीलिए आई थिंक बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, नहीं सर ए दिया हुआ है। अच्छा, ए ही है मतलब, ओके। तो मतलब ये कहना मतलब कि इनवर्स में भी ए का वही रहेगा 1, अच्छा, क्योंकि डिटर्मिनेंट उसको मैनेज कर लेगा, ओके। लेकिन कॉलम जरूरी नहीं बना क्योंकि वो रो दिया हुआ है ना, इसलिए रो पे ही 1 हो रहा है। अच्छा, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स जो है 1 ही आ जाएगा, तो ए ही करेक्ट है, नहीं। सर अगर आप स्टार्टिंग के सारे 1 1 1 ले लेते 10 तक ऊपर से लेके नीचे तक, हाँ, तो ऊपर वाला होता ए ही ठीक होता फिर तो हमारा। हाँ वही, हाँ राइट, लेकिन इन्वर्टिबल ही बनाना है आपको। चलिए रिजल्ट है ये सब, क्या नहीं लोग रिजल्ट को क्वेश्चन बनाते हैं, तो मतलब प्रूफ करना पड़ेगा मुझे या तो, या वैसे ही लॉजिकली आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, क्योंकि कॉलम इसने फिक्स नहीं किया है, तो आप ऐसे एग्जांपल लो जहाँ कॉलम सब मान लो 1 ना हो, उस केस में क्या होगा कि इनवर्स का भी कॉलम 1 नहीं आएगा, तो ये सब एग्जांपल बनाने पड़ेंगे ऐसे, है ना, हम लोग गेस कर रहे हैं। तो ये रिजल्ट है आई थिंक कि 10 क्रॉस 10 का कोई भी मैट्रिक्स है, 10 क्रॉस 10 का सम ऑफ ईच रो 1 है, तो इनवर्स का भी ईच रो का सम 1 ही आएगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं, नहीं, तो में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन, सब प्रूफ देखना पड़ेगा, नहीं तो ठीक है। तो ये थ्योरम हो गया इस टाइप का एक। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। सर इसका ही नेक्स्ट 45। अच्छा 45 इसी एग्जाम 45। हाँ, इसका एग्जांपल क्या लेंगे आप 45 को? ए बी 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, अच्छा, such that all its eigenvalue are non-negative real numbers।
सो इसके जो आइगन वैल्यूज हैं वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, और ये खुद 10x10 का मैट्रिक्स जो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हो सकता है इसमें, एंड बता रखा है एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू इज पॉजिटिव, कम से कम एक तो पॉजिटिव है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स। अब ये सब वेरीफाई करना, तो अब मुझे कौन सा फॉल्स होगा, है ना, हमेशा फॉल्स होगा। तो एक ऐसा मैट्रिक्स बी मिलेगा सच दैट ए बी माइनस बी ए इज बी हो जाए। अच्छा, अगर आप मान लो b क्या है ना, b पे कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया है क्या? इसने नहीं लगाया ना। तो अगर मैं b को मान लीजिए जीरो मैट्रिक्स लेता हूं, तो कौन कौन सा ऑप्शन आउट हो जाएगा? कि उसने b पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया ना। तो देयर एग्जिस्ट अ b, एक ऐसा b मिल जाएगा। तो b को अगर मैं जीरो मैट्रिक्स ले लूं तो क्या क्या होगा? तो देखिए, तो पहला में जीरो बराबर बी, तो पहला तो ट्रू हो सकता है। दूसरा में जीरो बराबर ए, सो ए जीरो मैट्रिक्स हो नहीं सकता क्योंकि ये सेटिस्फाई करेगा नहीं कंडीशन को। तो इसमें ऑप्शन क्या है? बी दे रखा है क्या? क्या करेक्ट है? बी है, बी है। ये बी फॉर बॉम्बे। यस सर, कि यही वाला फॉल्स है, बी वाला फॉल्स है। क्योंकि इतना देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स, तो मैं अगर b बना लूं, मान लो b को जीरो ले लूं, तो अगर b को मैं जीरो ले लूं, देयर एग्जिस्ट बोला ना, एक ऐसा मिल जाए, तो जीरो माइनस जीरो जीरो, अब b को मैं खुद जीरो लिया हूं, तो ये ट्रू हो सकता है। ट्रू हो गया ना ये, तो एक एग्जांपल के लिए। तो देयर एग्जिस्ट, हाँ जीरो मैट्रिक्स मुझे मिल गया, तो सेटिस्फाई कर रहा है इसको। यही वाली चीज यहां देखिए, जीरो मैट्रिक्स है जो सेटिस्फाई करे हुए ट्रू हो सकता, मुझे फॉल्स चुनना है, तो एडी तो ऐसे ही बाहर हो गया। अब बचा बीसी। बीसी में अगर आप बी को जीरो लेंगे तो वहां पे जीरो बराबर ए और जीरो बराबर ए। अब कौन सा डिसाइड करना? ए बी माइनस बी ए, है ना, एक ए बी प्लस बी ए। कोई दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। मान लीजिए बी को आइडेंटिटी ले लिया मैंने, तो क्या होगा? देखिए दो एग्जांपल ली, बट जीरो मैट्रिक्स लिया तो एडी ऑप्शन आउट हो गया, और बी को अगर मैं आइडेंटिटी कंसीडर करता हूं तो क्या होगा? ए माइनस ए जीरो बराबर ए। तो ए जीरो मैट्रिक्स नहीं हो सकता कभी भी, तो ये कह रहा है जीरो बराबर ए हो जाएगा, वो भी कह रहा था। तो ए कभी जीरो मैट्रिक्स नहीं हो सकता, क्यों? इसने कहा है कि ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हो सकता है जिसकी आइगन वैल्यू नॉन नेगेटिव है और कम से कम एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव है। तो जीरो मैट्रिक्स में तो सारी आइगन वैल्यू जीरो ही होगी, तो इसीलिए बी हमेशा गलत होगा। और आइडेंटिटी रख के देखिए, अगर आइडेंटिटी बी को लेंगे तो ए माइनस ए जीरो बराबर है, यहाँ ए प्लस ए 2a बराबर ए, है ना। अगर बी को आइडेंटिटी रखता हूं मैं, फिर तो ये सी ऑप्शन में 2a आ रहा है एक ही जगह। तो a बराबर 2a कब हो सकता है? आई को नहीं, अगर मैं जीरो रखूं तो a जीरो नहीं हो सकता। ओके, ए बी प्लस बी ए हो सकता है। तो ऐसा हो जाए, मान लीजिए जैसे मैंने पहले कहा था कि b बराबर मान लीजिए आप 1/2 a इनवर्स है, तो सेटिस्फाई करेगा? चेक कर लीजिए।
बी को अगर मैं 1/2 ए इनवर्स लेता हूँ तो ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स आ जाएगा। हाँ, तो हमें फॉल्स ही देखना है, कौन सा फॉल्स हो सकता है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स मिल जाए मुझे, तो अब यहाँ 3 एग्जांपल मैंने 0 लिया, आइडेंटिटी लिया और हाफ ए इनवर्स लिया, तो उससे ये ट्रू आ जाएगा, वो फॉल्स आ जाएगा, तो बी ही फॉल्स होगा मतलब। ठीक है। सर 47 A set of all 3x3 matrices है A with integer entries। ओके, तो S जो है 3x3 की मैट्रिक्स है और जिसमें इंटीजर एंट्रीज है इस तरीके से कि A इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी है, तो मतलब इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ना, A इंटू ए ट्रांसपोज आई हो जाए। तो here A ट्रांसपोज दिस, then S is A set of 3x3 मैट्रिक्स इंटीजर एंट्रीज वाली, इस तरीके से A इंटू ए ट्रांसपोज आई हो जाए, तो S में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो A इंटू ए ट्रांसपोज आई हो रहा है, ठीक है ना। तो A इंटू ए ट्रांसपोज आई कब होगा? तो आप यहां देखिए A इंटीजर वैल्यूड की मैट्रिक्स है। जैसे एक तो सबसे आसान एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, तो यहां से आप डिटर्मिनेंट ऑपरेट कर दीजिए, तो 1, सो डिटर्मिनेंट A इज +-1, ठीक है ना। तो ऐसे कितने मैट्रिक्स मिलेंगे मुझे, और इंटीजर एंट्रीज वाली ही लेनी है आपको, मतलब आप जो भी बनाएंगे उसमें इंटीजर एंट्रीज ही होनी चाहिए। सो एस बी ए सेट ऑफ 3x3 मैट्रिसेस A विथ इंटीजर एंट्रीज, इस तरीके से आइडेंटिटी है, तो कितने होंगे इसमें टोटल? सोचिए और क्या बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ 0 लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे यहाँ 1 1 है तो ये तो ओके है, -1 भी सेटिस्फाई कर जाएगा ना, A इंटू ए ट्रांसपोज लेंगे तो हाँ ये तो ठीक है यहाँ तक। हाउ टू कंस्ट्रक्ट, तो इसका फिर से कोई फॉर्मूला होगा या ट्राई करके देखते हैं और क्या हो सकता है। तो डिटर्मिनेंट 1 वाला आप कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं इस तरह से? हाउ टू डिसाइड कि इसके जो 2x2 का है ना, ये तो नहीं 3x3 का, अच्छा सॉरी, तो ये क्या है 3x3 का एक्चुअली। सो 3x3 का मैट्रिक्स है इंटीजर एंट्रीज का, जिसमें ऐसा हो रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला आप लिख लो या फिर कंस्ट्रक्ट करके देखो। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अगर आप फॉर्मूला देखिए है ना, ये एक्चुअली आपको देखना है कि नंबर ऑफ कितने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो सकते हैं जिसमें इंटीजर एंट्रीज हो। अगर हम ऐसे नॉर्मली ABCD लेके करें, ABCDEFGHI, और फिर उसकी मल्टीप्लाई उसके ट्रांसपोज से करें, हाँ, और फिर उसको आइडेंटिटी के बराबर कर दें, हाँ, तो A² + B² + C² 1 आएगा। ओके, और D² + E² + F² ये भी 1 आएगा। A² B² C² 1 आ रहा है आगे, और D² + E² + F² ये भी 1, और G² + H² + I² ये भी 1। सर इससे हम कुछ निकाल नहीं सकते? यस, तो आपको इंटीजर एंट्रीज ही लेना है। तो ये सब इंटीजर ही हैं जहाँ पे ऐसा आप सोचिए ऐसा कब हो सकता है, ये इंटीजर्स हैं और साथ में और भी कंडीशन आई होंगी कि प्रोडक्ट 0 हो रहा होगा, मतलब है ना। सो कर सकते हैं ना आप, सोचिए ये 1 कब देगा, आपको क्या लगता है इंटीजर एंट्रीज रखनी है तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो इसका मतलब है कोई एक 1 होगा इनमें से। सो 3 पॉसिबिलिटी यहाँ से है, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, तो ये तो तीनों है ना, तीनों -1 हो या तीनों 1 हो, इस तरीके से।
इसका आंसर आज 48 है एक्चुअली, तो ये फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला है। आपको पता है क्या होता है ऑर्थोगोनल में, कि जैसे ये अगर मान लीजिए C1 C2 C3 कॉलम्स हैं, तो आप अगर खुद से इसको अब जो कह रहे हैं ना वही है ना, कि C1 इंटू C1 ट्रांसपोज, ये C1 इंटू C1 ट्रांसपोज आपने किया 1 आएगा। ओके और CI उस कॉलम को खुद के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, मुझे ट्रांसपोज क्यों, एक कॉलम को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आंसर आ रहा होगा, CI को CJ से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और CI को CI से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। सो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि लाइक उसके किसी भी एक कॉलम को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगी, और खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगी, जो आप बता रहे हैं। एक्चुअली ये क्या है, फर्स्ट कॉलम के या फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का स्क्वायर है ना, कैसे बनाया था आपने उस तरह से, ABCD ये TH लिया था, हाँ, और फिर उसकी मल्टीप्लाई उसके ट्रांसपोज से कर दी थी, उससे आया था ये क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लिया था। इससे आंसर निकल सकता है क्या? हाँ निकलेगा, इससे निकल सकता है। आपको देखना है कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, ये 6 वैल्यूज में से आपके पास इनमें से क्या होगा, इनमें से एक एंट्री 1 होगा, यहाँ से एक 1 बाकी 2 0, यही हो रहा ना, इसमें क्या हो रहा है, एक 1 बाकी 2 0, यही हो रहा है ना यहाँ पे। ये ऐसा सोचो अब, ये कब हो सकता है, ऐसा क्या लगता है वो कब पॉसिबल है, या तो ऐसा हो A1 हो B0 C0, इसके कितने केसेस और बन सकते हैं, मतलब B1 हो जाए बाकी 2 0 हो जाए, C1 हो जाए बाकी 2 0 हो जाए, ये ना, तो इस तरह से। हाँ वैसे ही इसके पास है सेम 3 केस, यहाँ भी वैसे ही है, -1 वाला ही पॉसिबल एक्चुअली। तो यहाँ पे A अगर -1 हो जाए है ना, B0 C0, तो ये भी पॉसिबल है। तो 6 केसेस ये पॉसिबल हो गया ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि या तो A +-1, B +-1, C +-1, D +-1, इस तरह से आप कितने केसेस बना सकते हैं आप, 3 6 8। अरे मैं इसका फॉर्मूला लिखा दूंगा, डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये 6 × 4 × 2, एक्चुअली ईच कॉलम क्या होगा पता है क्या, इसमें क्या होगा एक्चुअली, इसका जो ईच कॉलम हो सकता है वो इस तरह का हो सकता है। मान लीजिए C1 C2 C3 मैं कर रहा हूँ ना, तो जैसे एक हो सकता है कि 1 0 0 हो जाए, या फिर है ना ऐसे ही -1 0 0 हो जाए, ऐसा। ये पहले कॉलम का चॉइस है। दूसरे कॉलम का क्या चॉइस हो सकता है ना, 0 1 0 0 -1 0, ये तो या तो ये हो या ये हो, इस तरीके से। A2 can be anything out of, ओके मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कोई भी हो सकता है ना।
सो कॉलम जो C1 है दैट कैन बी एनी ऑफ द फॉर्म, या तो ऐसा होगा 1 0 0 -1 0 0, या हो सकता है कॉलम 1 ऐसा हो 0 1 0 0, या रो आप समझ लो, आप चाहो तो रो समझ लो इसको। तो 1 इस तरह से ये रो 1 की पॉसिबिलिटी लिख रहा हूँ, या तो ऐसा हो सकता है या दिस। अब आप सोचिए, नाउ यू थिंक, हमें एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है कि मान लो अब इसको रो अज्यूम कर सकते चाहो तो आप, जैसे 1 2 3 रो है। सो फर्स्ट रो में इनमें से कितने पॉसिबिलिटी है, एनीथिंग कैन हैपन। तो आपको क्या ध्यान रखना, मैं अभी जैसे कॉलम को बता रहा था वही चीज रो में भी होगा कि आप रो के हर एलिमेंट के सम का स्क्वायर करो तो 1 आना चाहिए, जो आप बता रहे थे ना, यही चीज मैं बोल रहा हूँ। आपने कैसे लिया था, ABC ऐसा ही ना, ठीक है। तो अब देखिए ABC, तो ये एक रो का एलिमेंट है, फिर यहाँ DEF JK IJK, ठीक है, जो भी है ना, सो GHI। तो आपको क्या देखना है कि ये जो अब हमारे पास जो एलिमेंट जो मैंने लिखा है, मैं इसी रूल पे लिखा हूँ, देखिए अब ध्यान से। सो ये जो हमारे पास पहला कंडीशन है, इसको सेटिस्फाई करने वाली ये कितनी पॉसिबिलिटी है, 6 ना, 6। तो ये जो फर्स्ट रो है ना, इट कैन बी एनीथिंग आउट ऑफ दिस 6 रो। ये जो 6 पॉसिबिलिटी है, आप इसमें एक चूज कर लीजिए, एनीथिंग। दूसरे रो के पास कितनी पॉसिबिलिटी बचेगी, आप बताइए। आपने एक चूज कर लिया, इसमें से 6 पॉइंट्स है, सो दूसरे के पास कितने चॉइस बचेंगे, नहीं, यहाँ 5 इसलिए नहीं बचेगा क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ऑर्थोगोनल पता क्या होता है कि दिस इनटू दिस शुड बी 0। किसी एक रो को दूसरे रो से अगर आप मान लीजिए, आप डॉट प्रोडक्ट समझ लीजिए, इनर प्रोडक्ट समझ लीजिए, सो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आना चाहिए, वो 0 आना चाहिए। तो ऐसा कब होगा, अगर मान लो आपने पहले रो में ये ले लिया और दूसरे रो में आप कह रहे हैं ये चूज कर लिया, तो इन दोनों का जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी रो विद अदर रो इट शुड बी गिव यू 0। तो ऐसा कब होगा, तो 4 ही बचेंगे ना। हाँ, तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी है एक्चुअली। मतलब मान लीजिए इन दोनों में से आपने, मतलब आपके पास 6 चॉइस थे, यू चूज एनी वन, तो इन दोनों में से एक आपने कोई एक यहाँ रख दिया। अगर ये रखा मान लो आपने यहाँ पे, तो आपके पास अब ये जो 4 है, इनमें से आप चूज कर सकते हो यहाँ पे कोई एक रो। तो 4 रोज आर देयर एंड नाउ फिर मान लो सपोज इन दोनों में से आपने एक चूज कर लिया, तो अब ये चूज किया, दिस यू कैन नॉट पुट एट थर्ड प्लेस बिकॉज डॉट प्रोडक्ट 0 आनी चाहिए। प्रॉपर्टी यही है कि एनी रो विद अदर रो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, एनी कॉलम विद अदर कॉलम डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। और उसके एलिमेंट्स का स्क्वायर का सम 1 होगा, जो आपने खुद डिराइव किया है, तो उसके एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम 1 होगा। तो यही देख के मैंने ये बनाया है एक्चुअली कि इस ऑर्डर का हो सकता है, कोई भी एक रो इसी तरीके का हो सकता है। तो फर्स्ट रो हैव 6 चॉइसेस, सेकंड रो हैव 4 चॉइसेस एंड द थर्ड रो हैव, अब कितने चॉइस बचेंगे, सर 2 बचे। हाँ 2 बचेंगे। तो यही आंसर है इसका, 6 into 4 into 2, तो ये आंसर हो गया। अब इसी लॉजिक पे हम लोग 2 क्रॉस 2 का भी बना सकते हैं, आप चाहे तो 4 क्रॉस 4 का भी बना सकते हैं चाहे तो, इस तरह से। सर इसका कोई और दूसरा अप्रोच भी है क्या? दूसरा अप्रोच वही, अभी हमने यही अपने काउंटिंग की है ना, तो यही चीज हमने डिसाइड किया है क्या हो सकता है, तो यही पॉसिबिलिटी है। दूसरा अप्रोच क्या है, फॉर्मूला डायरेक्टली लिखा दूं इसको मैं इसके टर्म में, या तो ऐसा हो कि इसका फॉर्मूला बना के लिखा दूं मैं, n क्रॉस n मैट्रिक्स में इतने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होंगे। फॉर्मूला होता है जो मुझे एक्चुअली अभी याद नहीं है, अगर इतना कुछ करना नहीं पड़ता, वो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, आप गूगल वोल करेंगे मिल जाएगा आपको कि नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n विद इंटीजर एंट्रीज, तो वो फॉर्मूला आता है, तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, या बुक में मिल जाएगा आपको। सो वो इसे डायरेक्टली यूज करता था, मुझे कंस्ट्रक्ट करना पड़ा इतना कुछ करके। और भी अप्रोच हो सकता है, मैंने कहा नहीं हो सकता, और भी थर्ड फोर्थ अप्रोच हो सकता है जो मुझे नहीं आता अभी, बट हो सकता है सोचने के बाद। ये इनमें और ट्राई करते हैं, हम नेक्स्ट टाइम फिर डिस्कस करेंगे, तो आप भाई और ट्राई कर सकते हैं वो चीज़। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर 50 given 2 n cross n matrices A and B with entries in C, consider the following elements। अच्छा, जिन लोगों का डाउट रह जा रहा है आप क्लास में भी पूछ सकते हो, जो रेगुलर क्लास हमारी होती है डेली 2 घंटे, तो उसमें फर्स्ट आधा घंटा हम लोग डाउट डिस्कस कर सकते हैं, तो तब भी देख सकते हैं। सो n क्रॉस n का मैट्रिक्स है आपके पास, और जहाँ AB जो है n क्रॉस n मैट्रिक्स, AB कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहा है, एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर से है,
सो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ए बी हैव द सेम मिनिमल पॉलिनोमियल, अगर ए एंड बी हैव सेम, देखिए ए सिमिलर है बी के तो रिजल्ट होता है ट्रू, है ना, ए बी आर सिमिलर देन ए बी हैव सेम मिनिमल पॉलिनोमियल, बट कन्वर्स आई थिंक मे नॉट बी ट्रू इन जनरल, and A has n distinct eigenvalues, then there exists U belongs to Cn such that U, AU and so on, these are linearly independent. I think this makes sense, है ना? हाँ, AU, A square U इस तरह से होगा. So I think P should be true, Q should not be true. चेक कीजिए आंसर क्या है. Sorry, P is not true, Q is true ना? Q is true, Q में P not be true. C आ रहा है सर. हाँ ठीक है ना, हाँ यही बोल रहा हूँ मैं कि, है ना, पहला एक्चुअली क्या होता है इसमें थ्योरम ये है कि A and B are similar matrix, then they have minimal polynomial equal, पर उसने उस थ्योरम को अपोजिट कर दिया कि minimal polynomial equal है then may not be. If A and B are similar then they have same eigenvalue. A and B are similar then they have same characteristic polynomial. A and B are similar then they have same minimal polynomial. इसने उल्टा पूछ लिया तो कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू. आपको दो ऐसे मैट्रिक्स मिल जाएंगे जहां मिनिमल और पॉलिनोमियल सेम बट दे आर नॉट सिमिलर. तो पहला पी ऑप्शन फॉल्स है, मतलब पी स्टेटमेंट फॉल्स है एंड क्यू स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है. तो n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू का मतलब ये हो गया कि हर कॉलम लिनियरली इंडिपेंडेंट है ना. ये रैंक के डेफिनेशन से आप देख सकते हैं कि इसमें n लिनियरली इंडिपेंडेंट इसके पास है. सो इसीलिए यू ए यू करेंगे तो एक नया मिलेगा ए स्क्वायर यू ए क्यू इज दिस. सो दे आर लिनियरली इंडिपेंडेंट. ये ट्रू है ना. तो क्यू इसलिए लिखा ओनली क्यू क्योंकि कौन सा ट्रू है तो ओनली क्यू इज ट्रू. ठीक है. A सिमिलर टू B से ये कब होता है? हाँ इसका डेफिनेशन ये है कि डेफिनेशन है A इज सिमिलर टू B if and only if, डेफिनेशन है there exists a non-singular matrix P such that P inverse AP is equal to, नहीं यहाँ D नहीं लिखूंगा, यहाँ B या P inverse, हाँ ठीक है आप B लिख लो. ये चीज है. तो जो अभी हम लोग डायगोनलाइजेबल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे ना उसको आप सिमिलर के टर्म में लिख सकते हैं. तो कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है इफ इट इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स. ये भी एक डेफिनेशन हो गया डायगोनलाइजेबल का कि कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा अगर मान लो मैं बोलूंगा A इज डायगोनलाइजेबल इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स P सच दैट P इनवर्स AP इज इक्वल टू D हो जाए. तो अगर B के जगह डायगोनल मैट्रिक्स आ गया तो हम बोलेंगे A इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स. सो ये सिमिलर का डेफिनेशन है और डायगोनलाइजेबल वही होता है कि जो सिमिलर डायगोनल मैट्रिक्स के तो वो डायगोनलाइजेबल होता है. तो ये डेफिनेशन हो गया. हाँ नेक्स्ट बताइए. आई थिंक और लोगों को भी डाउट है क्या ग्रुप में भेजा है क्या? सो नहीं है ना, ठीक है. हाँ बाकी तो हो ही गया. सर एक दो क्वेश्चन में डाउट है सर. हाँ बताइए क्या डाउट है आपको? सर एक्चुअली मैं जो कल आपने कराया था लिमिट का जो आपने करा रहे थे उसके ऊपर कर रहा था, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है सर. टू वेरिएबल कैलकुलस का सर इसमें भेज रहा हूं मैं. हाँ ग्रुप में भेजिए आप. हाँ सर इसमें मैसेज में भेजा सर मैंने ना. उसमें सर XIMS सीक्वेंस दिया है, आईडी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल दिया, नॉर्मल 2 और 5 दिया. ये सर CSR वाला कुछ नहीं. एक मिनट है, क्वेश्चन पहले मुझे भेजिए, मैं चेक करता हूँ कि इसको भेज दूँ या फाइट. आपने कहाँ भेजा, ग्रुप में या मुझे भेजा आपने? नहीं सर ये SMS किया इसमें सर, इसमें किया है मैसेज क्लास का. सर गूगल मीट नहीं है, इसमें मैसेज आया है. अच्छा इसमें, अरे एक लैपटॉप में खोलना. जी क्या है बताइए. सीक्वेंस ऑफ आईडी रैंडम वेरिएबल है. हाँ नहीं सर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, नॉर्मल 2 5 है हमारे पास दिया ना. हाँ पहला पार्ट है 1/sum of xi square convert to 42, 1/sum of xi square convert to 9, converting 40 to 9. मतलब मैं इसको कर रहा था सर एक्सपेक्टेशन करके निकालना है इसका.
मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ ताकि मुझे समझ आए। तो आपके पास जो है xi जो है सीक्वेंस ऑफ IID है नॉर्मल 2 5, यही ना। सो पहला ऑप्शन आपका ये बोला गया है कि 1/summation xi square। अच्छा, दिस कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 2। नहीं सर 1/n सर, गलती नहीं, 1/n सर लिख दीजिए, 1/n ये होगा, समेशन ऊपर जाएगा सर, समेशन ऊपर जाएगा। ओके ये है, हाँ सर ये हाँ तो सर सेकंड पार्ट है यहाँ कन्वर्जन प्रॉपर्टी टू कन्वर्जन प्रॉपर्टी सर। हाँ ठीक है, कन्वर्जन 1/n समेशन xi स्क्वायर कन्वर्जन प्रॉपर्टी टू 9, कन्वर्जन प्रॉपर्टी टू 9। फिर सर तीसरा है 1/n समेशन xi स्क्वायर का होल स्क्वायर सर, होल स्क्वायर इसका कन्वर्जन प्रॉपर्टी टू 4 सर 4 पार्ट है इसका समेशन हाँ समेशन xi अपॉन n। हाँ ठीक है, समेशन होल स्क्वायर सर, हाँ होल स्क्वायर कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी टू 0 सर। इसमें मैंने जो पहले दो पार्ट किया ना, पहला मैंने एक्सपेक्टेशन निकाला, एक्सपेक्टेशन ऑफ xi स्क्वायर निकाला, वो मतलब हमारा वो आ रहा है, जैसे इसको करने पे आ रहा है हमारे को। आपको एक थ्योरम पता है, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर पता है आपको? हाँ सर, कल हमने डिस्कस किया है। तो ये कहाँ कन्वर्ज करती है? e ऑफ x स्क्वायर पे, है ना। अब e ऑफ x स्क्वायर निकालिए, वहां से ध्यान दीजिए आप। आपका ex क्या है यहाँ से? 2 है। वेरिएंस ऑफ x क्या है आपका? 5 है। तो ex स्क्वायर यहाँ से निकाल सकते हैं आप। तो ये आएगा वेरिएंस माइनस वेरिएंस प्लस मीन स्क्वायर, 7 या 9। वेरिएंस का फॉर्मूला यूज कीजिए आप, ये आएगा। वेरिएंस का फॉर्मूला यूज कीजिए। ठीक है सर। एक्चुअली सर मैं स्क्वायर लगा भूल गया हूं, स्क्वायर लगा। तो ये सही है, ठीक है ना। हाँ हाँ ये ठीक आ रहा था, ठीक है, स्क्वायर में लगाता 9 आ रहा था मेरा। ठीक है। और किसी और को डाउट है? हाँ इसमें सर जैसे कुछ क्वेश्चंस ना सीएसआर में ऐसे ही आए हैं, मतलब कि वो भी कराएंगे सर बाद में आप? जी, आप पूछेंगे तो सारे क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि मुझे भी पढ़ा के सीखना ही है। क्योंकि मैं प्रोफेशनल कोचिंग टीचर नहीं हूँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ। पीएचडी के बाद किसी आईआईटी में प्रोफेसर बनूंगा मैं, तो मैं प्रोफेशनल टीचर नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ सीखने के लिए। तो मेरा एक कोई प्रोफेशनल बिजनेस नहीं है हालांकि ये। तो आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी सीखना ही है। तो ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ, दोनों फायदा है, थोड़ा बहुत पैसे भी आ रहे हैं, सीख भी रहे हैं, ये डबल फायदा है। तो इस तरह से नहीं, इसमें मेरा आंसर निकलना था, मेरे खाली वो एक्सपेक्टेड एक्स का स्क्वायर में माइनस से स्लिप हो गया। ठीक है। जैम गेट नेट है ना, जैम गेट नेट ISS या ISI या जो भी एग्जाम्स आप कर रहे हैं कंपटीशन, उसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो गेट वाले बच्चे हैं CSIR नेट का भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, उससे मुझे भी सीखने को मिलेगा। ये ठीक है। चलिए, और किसी को डाउट है? ऋषभ आपको कोई डाउट है क्या? अमरजीत डाउट नहीं ना, चलो इनका कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, सुरभि बताइए नेक्स्ट। 58 कर रहे थे अभी तो। अच्छा, हम कौन सा कर रहे थे? 50 हो गया सर, 51 का क्यू वाला, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, 51 का क्यू स्टेटमेंट। S डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। तो T एक मैट्रिक्स है इस तरीके से कि S + 5T ID के इक्वल हो जाता है। ओके, तो ID जो है I टाइम्स D कोई नंबर होगा, मतलब तो T डायगोनलाइजेबल होगा। अच्छा, तो S तो डायगोनलाइजेबल है ही, और S + 5T ID के इक्वल है। तो अब मैं इसी जो भी बता रहा था मैं उसी फिट करने की कोशिश करता हूँ। इसको देखिए जरा। तो हमने ये कहा कि P इनवर्स S टाइम P बराबर D हो जाएगा, है ना, जैसे मैं बताना चाह रहा था। तो इस लाइन का मतलब क्या हो गया? S डायगोनलाइजेबल है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि P इनवर्स
SP बराबर D, जहां P कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसके बाद हमको पूछा गया है यहां से कि ये जो S प्लस 5T बराबर ID हो जाता है। अच्छा, सो यहां से S की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ID माइनस 5T, यही ना? सो ID माइनस 5T, सो P इनवर्स यहां मैं लिख दूं ID माइनस 5T टाइम P बराबर D। इसको ओपन कीजिए जरा। सो P इनवर्स ID टाइम P माइनस 5P इनवर्स, ठीक है ना? मैं अभी जो पीछे बताया ना आपको डायगोनल का डेफिनेशन, इस सिमिलर का डेफिनेशन को यूज कर रहा हूँ। सिमिलर का जो डेफिनेशन था ना, तो उसी को यूज कर रहा हूँ। तो 5 इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ P इनवर्स इसको, तो इसको इससे किया, फिर ये हो गया, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बाहर, P इनवर्स TP बराबर D। सो यहाँ से आप मुझे इसकी वैल्यू निकाल के बताइए, तो ये क्या आएगी? 5 P इनवर्स TP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको तो भेज देते हैं। सो P इनवर्स ID P माइनस D, देख लीजिए। और आप मुझे ये बताइए, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा? क्वेश्चन ये है। चलो अब ये देखो, P इनवर्स इंटू I किसके इक्वल होगा? हाँ जी सुरभि, P इनवर्स को आप I से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? P इनवर्स ही मिलेगा। तो D बाहर है। अब P इनवर्स इंटू P कितना है? D तो कांस्टेंट है ना, D बाहर करो। P इनवर्स इंटू P कितना हो जाएगा? सर I और I माइनस D। सो मैं पूछ रहा हूँ क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा? क्योंकि DI का मतलब क्या है? DI का मतलब है कि सारे डायगोनल एंट्रीज D ही है, और ये खुद डायगोनल एंट्रीज हैं। इसके डायगोनल पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n है, तो आप घटाएंगे तो ये डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ सर मिलेगा। तो हो गया, मतलब आंसर सही है। इसका मतलब इससे ये पता चल गया, 5 को उधर भेज दो आप चाहो तो यहाँ एक नया मैट्रिक्स D1 बोल देते हैं, 5 को, तो दिस इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हो गया कि T इज डायगोनलाइजेबल। ठीक, तो मैंने डेफिनेशन यूज किया डायगोनलाइजेबल का, मैंने बताया था ना कि T इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ P इनवर्स SP इज D। सो यहाँ से यूज करके, मतलब D नॉट, यहाँ S के बारे में बोल रहे थे, S इज डायगोनलाइजेबल। सो S इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ दिस। तो ये आ जाएगा आपके पास। ओके, तो ये हो गया। तो इसका मतलब ये सही है, मतलब ये ऑप्शन जो है Q स्टेटमेंट ट्रू है। आंसर देखिए क्या दिया हुआ है, ट्रू ही होगा। ठीक, बताइए और नहीं, और कुछ है किसी को डाउट? हाँ सर, एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ मैं सर भी जल्दी। हाँ, आप फोटो भेजो ग्रुप में, या मुझे ग्रुप में भेजा। ऐसे नेक्स्ट ईयर नेट का भी बैच स्टार्ट करेंगे। सो कहाँ भेजा आपने? ग्रुप में भेज रहा हूँ, ग्रुप में। हाँ अभी आया, आ गया। कौन सा पूछना है आपको? एक मिनट सर, अभी आधा ही भेजे, दूसरा भेज, इसके साथ एक पूरा पार्ट इसका ना, इसी का पार्ट है, भेजो। इसमें सर जो आपने कल बताया था ना, जैसे हमने Z केस में दी, हमें दो सीक्वेंसेस दी हुई हैं इसमें, और दोनों फॉलो कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल को ही फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें सर ये एक की तो पैरामीटर 1 है, दूसरी की पैरामीटर 4 है, इसमें दी हुई है। हाँ, तो उससे सर जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन दिया Z के इक्वल टू Y के -3
तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आप निकाल सकते हैं, वो जैकोबियन मेथड से निकालना पड़ेगा। या 3x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 3 टाइम xk। xk क्या है आपका, एक्सपोनेंशियल 1 है, तो एक्सपोनेंशियल 1 का 3 टाइम करेंगे ना, ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल विथ मीन 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपका yk है वो एक्सपोनेंशियल विथ मीन 4 है, और हाँ xk जो है 3xk जो है एक्सपोनेंशियल विथ मीन 3 है। तो एक्चुअली डिफरेंस ऑफ एक्सपोनेंशियल जो होता है ना, तो ये डिफरेंट एक्सपोनेंशियल है, तो ये कहीं ना कहीं डबल एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होता है। ओके, तो आपको क्या पूछ रहे हैं, ऑप्शन कौन सा ट्रू है ये पूछ रहे हैं आप? हाँ सर, मुझे लग रहा है इसमें सर सेकंड ऑप्शन ट्रू लग रहा है कि समेशन zk जो होगा k फ्रॉम इसका इन्फिनिटी पे जाएगी विथ प्रोबेबिलिटी 1। तो ये ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस का क्वेश्चन हो गया। कन्वर्जेंस का क्या मतलब है इसका, विथ प्रोबेबिलिटी 1, तो प्रोबेबिलिटी 1 सर इसमें ऑलमोस्ट कन्वर्जन में हम मीन और मीन्स दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी निकलेगा सर इसमें ना, उसी भी पॉइंट बनेगा, तभी इसमें सर सेकंड पॉइंट मुझे लगता है आएगा इसका आंसर। आंसर किया आपके पास इसका कि नहीं? तो कर रहा हूं, निकल नहीं रहा था इसका ऑफिशियल आंसर किधर है, क्या कौन सा सही है? ऑप्शन सर ये तो पुराना है इसका ना, ये जून 2016 का है, इसमें मेरे को की नहीं होगी। तो zk मोर देन 0 इज मोर देन 0, zk लेस देन 0 इज मोर देन 0। अच्छा, तो zk की पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन निकालो आप, तो आपको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। एक तो मैंने कहा कि yk मुझे पता है एक्सपोनेंशियल है विथ पैरामीटर आपने जैसे कहा 4 है ना, तो ये है, और xk जो है एक्सपोनेंशियल है विथ पैरामीटर 1, सो 3xk जो होगा, तो मान लो अभी लैम्डा k बोल देता हूँ इस तरह से, या लैम्डा 1 बोल लो, ये लैम्डा 2, तो ये जो होगा लैम्डा 3, इसका पैरामीटर 3 टाइम है ना, सो यहाँ 3 हो जाएगा एक्चुअली, 3 टाइम xk का फाइंड करोगे 3 टाइम आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2, एक मिनट, विथ मीन 2, तो यहाँ 1/3 आएगा एक्चुअली ना। आप ऐसे फाइंड करेंगे, तो मेरा मतलब कहने का ये है, ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है एक्चुअली यहाँ पे, सो यू हैव टू यूज, हाँ आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन 3k का क्या आएगा। तो जहाँ तक मुझे आइडिया है कि जैसे xk का पीडीएफ जो होगा ना, वो तो चलो आपको दे रखा है e⁻x है, और 3xk जो है ना 3xk, इसका पीडीएफ आप निकालेंगे, मान लीजिए y के टर्म में या z के टर्म में निकाल देता हूँ। अच्छा सर, इसको ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे इसको। हाँ, तो 1/3 e की पावर ये आएगा, 1/3 e की पावर माइनस z/3, ये पीडीएफ आएगा आपका। मैं इसको z बोल देता हूँ तत्काल, इसका हाँ ये आएगा। अब डिफरेंस ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या डबल एक्सपोनेंशियल के बारे में क्या बोल सकते हैं आप? सो डबल एक्सपोनेंशियल जो होता है ना, उसका सपोर्ट क्या होता है, कोई भी रियल नंबर। हाँ, लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन, यस। सो वो लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा। सो लाप्लास में आप चेक करना पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर का या कहीं से आपने भेजा है? नहीं सर, ओरिजिनल है, जून 2016 का है सर। अच्छा, पार्ट 4 में आया सर, पार्ट 4 में। अगर आपके पास होगा आप देख लीजिए सर, आपके पास होगा तो। वो वाला जो पहले भी था ना, वो शायद आया था मेरे ख्याल से दिसंबर 2016 में, पार्ट 4 जो पहले भी था सर। सो उसमें जो पहले किया था उसमें सर पहले मतलब वो 9 वाला ऑप्शन करेक्ट था सर, बाकी तो नहीं थे सब। हाँ वो गलत, बाकी दो गलत थे, क्योंकि वो बाकी में स्क्वायर में था ना ऊपर। और सो आपका नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या दिया उसने क्या दिया, जेड के। अच्छा, इसका नाम मैं कुछ और रख देता हूँ। सो मान लो डब्ल्यू है इसका नाम, है ना, तो ये डब्ल्यू कर देता हूँ मैं, मान लो डब्ल्यू के टर्म में लिख दो इसको आप। और जेड के क्या दिया है आपको, वाई के माइनस 3xk, यही ना।
हाँ सर, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन आएगा एक्चुअली। अब लाप्लास में आप चेक कर लो क्या होता है कंडीशन, ठीक है सर। तो उससे आप चेक करके देखो एक बारी। सो लाप्लास का पैरामीटर क्या है, फिर उससे वेरीफाई करो, लाप्लास में आएगा वो। तो उसे ट्राई करके देखो, मैं देखता हूँ फिर। ठीक है सर। अब प्रोबेबिलिटी लेस देन 0, आप AD भी चेक कर सकते हैं, पहले A और D चेक करके देखिए, उससे मुझे लगता है आंसर मिल जाना चाहिए। So, ये प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पे ऐसा नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। सम माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी क्यों होगा? A14 में से ही कोई ट्रू होना चाहिए, पर चेक कीजिए आप। एक्चुअली सर अगर हम देखें सर, लैप्लास की जो रेंज है वो 0 से इंफिनिटी चली जाएगी ना। लाप्लास की रेंज क्या होती है? 0 से इंफिनिटी होती है या माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होती है? सर 0 से जाएगी ना सर उसकी लैप्लास। लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? 1 बाई, अगर स्टैंडर्ड लाप्लास तो ये होता है कि क्या लिखते हैं आप लोग, 1/2 e की पावर माइनस मॉड x, ये तो स्टैंडर्ड लाप्लास है। वैसे होता है 1/2v e की पावर x माइनस म्यू अपॉन v, ये होता है। यहाँ x तो रियल नंबर होता है, तो ये MSQ है MCQ है, इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। देखिए एक बार बहुत सारे इसमें ना एक्चुअली इसमें मुझे लगता है मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट वाला होगा, लेकिन फोर्थ है ना सेक्शन C का होगा ना, C सेक्शन में जो आता है। हां सर, हां सेक्शन C में, क्योंकि लाप्लास में तो रियल नंबर इसका सपोर्ट होता है, ये स्टैंडर्ड लाप्लास है, ये लाप्लास है, सो रियल नंबर हो सकता है कोई भी। अरे कन्वर्जेंस कौन सा वाला है पता है, इसमें थोड़ा गलत में लग रहा है, क्यों? ये कन्वर्जेंस कौन सा वाला है, ये एक बार अगर आपका है पेपर आप देख लेना, चेक करते हैं। इसमें थोड़ा वो लग रहा है मुझे, सो आप एक बार फिर ट्राई करना आप, ठीक है? एनीवे हां जी सर। नेक्स्ट किसी को डाउट है और कुछ? किसी को पूछना है या हो गया खत्म? सुरभि और डाउट है आपके या सुमित? सर बस एक क्वेश्चन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, एक मिनट। सो कौन सा क्वेश्चन है इसमें? सर 11। इसी में 11। अच्छा ठीक है, अच्छा लगा मुझे, आप ट्राई करके आए हैं। बच्चे ना ट्राई करते नहीं है, उनको लगता है कर लेंगे लेकिन करते नहीं एक्चुअली। सो ये कह रहा है कि S1 है 2x2 मैट्रिक्स में इन द सेट 2x2 डीएल मैट्रिक्स, दिस इज सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब डायगोनलाइजेबल है मतलब, और इसकी आइगन वैल्यू क्या है? 1 1 है। तो आपको आइगन वेक्टर निकाल के चेक करना पड़ेगा कि क्या 2 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा 1 के करस्पॉन्डिंग, तो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। जहां तक मुझे लग रहा है ये शायद नहीं है डायगोनलाइजेबल, करके देखना पड़ेगा आपको। अब क्या करेंगे, मैं अगर फाइंड करूं मान लीजिए a माइनस लैम्डा आई वी बराबर 0, तो लैम्डा को 1 रखेंगे तो 0 1 0 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आएगा x1 प्लस x2 बराबर 0, x1 1 x2 बराबर 0, हाँ है ना, तो 0 और यहाँ से 0 हो गया, 0 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से x2 बराबर एक ही इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मुझे मिलेगा। तो यहाँ पे 1 की जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी वो 2 है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जस्ट 1 है, तो इसका मतलब डायगोनलाइजेबल नहीं है एक्चुअली ये वाला। और M 2x2 मैट्रिक्स है, m की पावर n i है, तो क्या m भी i होगा? जरूरी नहीं है, ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स मिल जाएंगे आपको जहां m स्क्वायर i के इक्वल आया था, खुद i नहीं है लेकिन m स्क्वायर i हो जाता है, ये गलत है मतलब। तो पहला स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरा भी गलत है, दोनों गलत है, ठीक है? देख लीजिए। हाँ सर यही है आंसर। हाँ, क्योंकि एक मैट्रिक्स आप बना लेंगे, -1 डायगोनल पे ले लो चाहो तो, फिर उसका स्क्वायर करके देखो तो आई आ जाएगा। हाँ सर बस यही क्वेश्चन है। ठीक है सुमित, आपको कुछ डाउट है? सुमित या ऋषभ, आप लोगों? चलिए फिर, आई थिंक डाउट हो गया खत्म, तो 10 बज गए, 4 घंटे हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर। सर कल किसकी होगी? कल एक्चुअली आप किस बैच में आते हैं? सर फर्स्ट। मतलब 9 to 11 या 7 to 9? सर 9 to 11। 9 to 11, तो 9 to 11 लीनियर कंप्लीट हुआ, तो इसी का डिस्कशन होगा। तो आपने जैसे किया ना, बहुत अच्छा आपने ट्राई किया है, तो आपका काम क्या है, ये इसमें कितने यूनिट है? आप गेट के हैं तो आपको एक्चुअली 8 यूनिट ट्राई करने हैं, लेकिन मैंने अभी चूंकि
7 और 8 नहीं पढ़ाया है मैंने, थ्योरी जो क्लास में कराई है 1 to 6 कराई जो जैम में है एक्चुअली। तो आप एटलीस्ट अभी 1 से 6 यूनिट तक के सारे क्वेश्चन निपटाइए जितना जल्दी हो सकता है। कल जो है, अच्छा कल तो स्टैट्स की क्लास है, तो कल जो होगा एक्चुअली 9 to 11 में वो एक असाइनमेंट है यहाँ पे लिमिट थ्योरम नाम से, आप जाएंगे तो PYQ लिमिट थ्योरम नाम से मिलेगा आपको, वो डिस्कशन होगा कल, लिमिट थ्योरम्स। ये देखिए ये ऐसे यूनिट से नहीं, ये वाला लिमिट थ्योरम जैम 2005 to 2023। तो कल जो 9 to 11 में इसका डिस्कशन है, ये असाइनमेंट ग्रुप में ही भेजा था मैंने, नहीं तो आप ड्राइव में जाइए, सारे ड्राइव में पड़े हुए हैं, तो आप ये ट्राई करके आइए। कल 9 to 11 जो होगी इसका डिस्कशन होगा, परसों 9 to 11 लीनियर अलजेब्रा वाला होगा, मतलब मंडे वेडनेसडे फ्राइडे स्टैटिस्टिक्स, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मैथमेटिक्स, ये तो कल इसका डिस्कशन आप ये ट्राई करके आइए पूरा। इसमें लिमिट थ्योरम पे बेस्ड कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर और सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे है। स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर भी है जो कि ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस पे है, जो गेट में है जैम में नहीं है। तो आप ट्राई करके आइए, फिर देखते हैं, है ना, ये नेक्स्ट क्लास। ओके सर, चलिए थैंक यू। हाँ